हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। आज का सेशन आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। जिस तरह आपके एग्ज़ाम में आता है मिक्स बैग क्वेश्चन, सभी एरिया को कवर करके पूछा जाता है, उसी तरह से आज का सेशन होने वाला है। तो यदि चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज इज द फंडामेंटल राइट? निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, राइट टू प्रॉपर्टी, इट मीन्स पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक रोजगार के संबंध में समानता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? फंडामेंटल राइट आपसे पूछा जा रहा है, तो आप सभी पढ़े होंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है पहले फंडामेंटल राइट हुआ करती थी। कौन से आर्टिकल के तहत हुआ करती थी? आर्टिकल नंबर 19(1)(f) और आर्टिकल 31 के अंदर में ये जो है फंडामेंटल राइट हुआ करती थी। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1978 में आया था, उससे इसको हटा दिया गया था, यानी कि फंडामेंटल राइट से इसको हटा दिया गया है, यानी कि ये दोनों आर्टिकल को रिपील कर दिया गया था, है ना, निरसित कर दिया गया था, जिसको हम बोलते हैं निरसित कर दिया गया था। और इसको किस में ऐड कर दिया गया? आर्टिकल नंबर 300A, जो कि क्या बोलता है कि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं है, यानी कि मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन वो एक संवैधानिक अधिकार है, वो एक कानूनन अधिकार है और वो एक मानवाधिकार है। याद रखेंगे, फंडामेंटल राइट नहीं है वो कौन? राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है और साथ में ह्यूमन राइट है। ठीक है, ये तीनों राइट यदि आपसे पूछते हैं तो ही राइट टू प्रॉपर्टी को आप लोग करेक्ट करेंगे, वरना ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये कौन से आर्टिकल में दिया है? ये तो डेफिनेटली फंडामेंटल राइट है, जो कि आर्टिकल नंबर 16 में मेंशन है। ठीक है, जो कि जैसा कि हम जानते हैं राइट टू इक्वालिटी, क्या राइट टू इक्वालिटी कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक है, तो 16 हमारा डेफिनेटली फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो यहाँ आंसर आपसे पूछा जा रहा है फंडामेंटल राइट कौन सा है, तो ओनली 1 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द प्योनियर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन दिस स्टेट? यानी कि इस राज्य में सहकारिता आंदोलन के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह या घनश्याम सिंह गुप्त? तो सहकारिता आंदोलन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उसके प्रणेता कौन है? उसके प्रणेता है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैप ऑफ दिस स्टेट इज सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इस राज्य का मानचित्र निम्नलिखित में से किसके समान है? हाथी, बैल, भैंस, समुद्री घोड़ा, एलिफेंट, ऑक्स, बफेलो, सी हॉर्स? तो ये आप लोग जानते ही होंगे कि आंसर क्या है? सी हॉर्स, यानी कि मैप ऑफ द छत्तीसगढ़ रिसेंबल्स टू सी हॉर्स। ठीक है, समुद्री घोड़े की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच बैंक इन इंडिया वर्क्स एज सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री? भारत में केंद्रीय बैंक के समस्त कार्यों का निष्पादन कौन सा बैंक करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या उपरोक्त में से बोथ ए एंड बी? तो यहाँ आपका, जैसा कि आप जानते होंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में कौन वर्क करता है, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करता है, आरबीआई। साथ में आप लोग कुछ पॉइंट आरबीआई के बारे में ये जानिए, इसको जो है मदर ऑफ ऑल द बैंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मदर ऑफ ऑल द बैंक। साथ में इसको बैंकर्स बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंकर्स बैंक। साथ में यदि ये पूछा, बैंक्स ऑफ ऑल बैंक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंक्स ऑफ ऑल बैंक्स। ठीक है, ये तीन नाम किसके हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ दीज इज ट्रू फॉर अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कौन सा संशोधन सही है? There is a provision for joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha to pass the constitutional amendment bill. Constitutional amendment bill can be introduced in either house of the parliament.
यानी कि संविधान संशोधन विधेयक पास करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आर्टिकल नंबर 368 में आप लोग क्या पढ़े हैं? आप लोग ये पढ़े हैं आर्टिकल नंबर 368 किससे रिलेटेड है? सबसे पहले संविधान संशोधन से रिलेटेड है। ठीक है, फर्स्ट थिंग आपको जो याद रखनी है वो ये याद रखनी। सेकंड, क्या आपने पढ़ा है कि जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है क्या इसमें? आपने पढ़ा है? बिल्कुल, आपने क्या पढ़ा है कि आर्टिकल नंबर 368 बोलता है कि जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। क्या बोलता है? कि जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। किसके लिए? संविधान संशोधन विधेयक के लिए। ठीक है, इसका मतलब तो फिर कैसे पास होगा ये? यानी कि सेपरेटली, यानी कि ईच हाउस जब सेपरेटली इसको पास करेंगी तब जाके आर्टिकल नंबर 368 यानी कि कोई भी संविधान संशोधन विधेयक पारित होगा। ठीक है, साथ में आपने ये पढ़ा था कि ये पास कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्या ये किस लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है? बिल्कुल, चाहे किस में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी में भी। ठीक है, लेकिन इसमें कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। तो यहाँ पे आपसे ट्रू पूछ रहा है ना, तो ट्रू क्या होगा? ओनली बी। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन बस आपका सही है। लेकिन आप ये बताओ, आपने पढ़ा कैसे कि ये विधेयक पारित कैसे होता है? तो ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास होता है ना। तो वो स्पेशल मेजॉरिटी क्या कहलाती है? इसका स्पेशल मेजॉरिटी क्या है? यानी कि मेजॉरिटी ऑफ 2/3। कितना? मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाई 50%। कितना? 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यह संशोधन जो है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है, तो वो संशोधन महाभियोग के लिए यूज़ होता है। और किसके लिए यूज़ होता है? संविधान संशोधन विधेयक के लिए। पढ़ें, स्पेशल मेजॉरिटी केवल दो चीज़ में यूज़ होगा। किसके लिए यूज़ होगा? एक संशोधन विधेयक पारित करने के लिए, संविधान संशोधन, और महाभियोग के लिए। ये दोनों आप लोग पढ़े होंगे, है ना, आर्टिकल नंबर 368 स्पेशल मेजॉरिटी। तो ये हम लोग कैसे इसको काउंट कैसे करते हैं? जैसे कि बोले ये कि 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी, ये डेफिनेटली आपको पता होगा। ये जस्ट ओनली जिनको नहीं पता है तो उनकी जानकारी के लिए, साथ में यदि आपको पता है इट्स वेल एंड गुड, तो आपका रिवीजन हो जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मान के चलो 543 हमारी प्रेजेंट स्ट्रेंथ है यदि, तो कैसे 2/3 इनको गिनना है? तो ऐसे गिनेंगे, है ना, 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी, इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर समथिंग अराउंड 362 आएगा, है ना, समथिंग अराउंड 362 आएगा। यानी कि इतने लोग प्रेजेंट होने चाहिए, साथ में वोट करने चाहिए। सपोर्ट किसका होना चाहिए? देखिए मैंने आपको क्या बताया, 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ का 50% सपोर्ट करना चाहिए। यानी कि 543 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? समथिंग अराउंड 271.5। इट मीन्स 272 लोगों के द्वारा सपोर्ट होना चाहिए, साथ में 362 लोग प्रेजेंट होने चाहिए और वोट करने चाहिए, तब जाकर के ये संविधान संशोधन विधेयक पास होता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये एग्जाम है, मैं इतना डिटेल में आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपका कल एग्जाम है और इस तरह से क्वेश्चन आजकल पूछने लगा है पीएससी। ठीक है, आपको पूरा ऑप्शन दे देता है और फिर बोलता है कि कैलकुलेट, जो वहाँ पे कैलकुलेट कर लेता है तो उसको समझ में आ जाता है ना, कि एग्जैक्टली ये पूछ तो स्पेशल मेजॉरिटी रहा है। तो इस तरह से, इसलिए मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया है कि वहाँ पे यदि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा तो भी जिससे आपका वो सही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक्सक्यूज मी। द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, मानव शरीर उत्पन्न नहीं कर सकता। क्या उत्पन्न नहीं कर सकता? एंजाइम, डीएनए, विटामिन्स या हार्मोन्स। तो आप क्या पढ़े हो इसके बारे में कि मानव शरीर क्या उत्पन्न नहीं करता है? तो मानव शरीर विटामिन, ठीक है, विटामिन्स को प्रोड्यूस नहीं करता है, बाकी जो है मानव शरीर से ही निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
voluntary disclosure by public authorities is associated with which section of RTI Act 2005? सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में लोक प्राधिकारी द्वारा स्वेच्छा से जानकारी दिया जाना किस धारा से संबंधित है? सेक्शन 2, 7, 4 या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो किससे संबंधित है? सूचना के अधिकार के अधिनियम आरटीआई एक्ट आपसे पूछ रहा है, साथ में आपसे बोल रहा है कि स्वेच्छा से जानकारी दे रहे हैं, यानी कि वॉलेंटरी डिस्क्लोजर कर रहे हैं। तो किस में आपको जानकारी है तो ठीक है, नहीं है तो आप जहाँ जाइए कि सेक्शन 4 यानी कि धारा 4 के तहत में वॉलेंटरी डिस्क्लोजर का प्रोविजन है। ठीक है, यानी कि पब्लिक अथॉरिटी अपने से बताती हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई 38th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट या 48th अमेंडमेंट। इट मीन्स मौलिक दायित्वों का समावेश भारतीय संविधान में किस संशोधन से किया गया? 38, 42nd, 44 या 48, तो किससे किया गया है? मौलिक दायित्व, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या पढ़े हो? सबसे पहले तो देखो, कुछ भी क्वेश्चन देखो तो आपका अब कल फाइनल एग्जाम है, डेफिनेटली आप सभी ने वेल एंड गुड बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है, बट एग्जैक्टली आपको कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू देखो, यदि नहीं भी याद आ रहा है ना, तो बस आंख बंद करके सोचो आप उसके बारे में जानते क्या हो। वो पूछा गया है ठीक है, बट आप क्या जानते हो? तो आप क्या जानते हो? फंडामेंटल ड्यूटीज किस में आती हैं, कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 51A बात करता है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक दायित्वों का। साथ में ये पार्ट कौन से है? 4 में है, 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात होती है। इतना जान गए। फिर साथ में आप इसके बारे में और क्या जानते हो? इसके बारे में आप ये जानते हो कि ये जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस की गई थी। कैसे की गई थी? आपको यदि इतना भी पता है ना कि स्वर्ण सिंह कमेटी जो कि 1976 में बनी थी, कब बनी थी? 1976 में बनी थी। इसने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। तो 42nd अमेंडमेंट कब पास हुआ था? 1976 में। और ये देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाया क्यों गया था, यदि आपसे पूछता है तो इंटरनल इमरजेंसी आई थी कब? 1975 से लेकर के 75, जैसा हमने डिस्कस किया था, है ना, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा है इसको। 75 से 77 इंटरनल इमरजेंसी जब लागू की गई थी, उस समय बहुत सारे लोगों को मतलब हमारे मौलिक अधिकार हमको नहीं दिए जा रहे थे, तो इस वजह से फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंट्रोड्यूस की गई कि किस तरह से हमको क्या करना है, यानी कि कौन से हमारे दायित्व हैं और क्या हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसको लाया गया था। साथ में आप लोग एक चीज़ याद करो, जो कि याद रखना, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये पूछता है कि जो 11th यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे यहाँ 11 है, जो कि पहले 10 थी, जो कि 42nd से 10 आई, लेकिन साथ में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, यानी कि संविधान संशोधन विधेयक 86, जो कि 2002 में पारित हुआ था, है ना। इसका पूरा नाम ये है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो ये जो है एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस की, जो कि बोलती है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन, किसके लिए? 6 to 14 ईयर्स टू चिल्ड्रन। ठीक है, 6 to 14 ईयर्स, ये अक्सर पूछता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टैंडर्ड इज डिटरमिन्ड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा गुणवत्ता के लिए कौन सा मानक निर्धारित किया है? तो आपको तो क्वेश्चन में ही आपको आंसर दिया गया है, आपको बोल रहा है BIS, है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और तो BIS क्वेश्चन आंसर आपको तो बता दिया, ISI मार्क। ठीक है, इस तरह से यदि कुछ चीज़ लिखा है ना, यदि उसका फुल फॉर्म लिखा है, इसका मतलब समझ जाओ, अधिकतर क्वेश्चन में ये ऐसे ही करते हैं, फुल फॉर्म लिखा है यानी कि वो शॉर्ट में इसलिए नहीं लिखे क्योंकि बच्चों को आंसर पता चल जाएगा। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं कि मतलब पर्टिकुलरली, ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, मे बी आपको बेनिफिशियल हो जाए आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Who among these are the pioneer in explaining quantum theory? निम्नलिखित में से किन्हें क्वांटम सिद्धांत के प्रवर्तक कहा जाता है? एनरिको फर्मी, लियोनार्डो डा विंसी, मैक्स प्लैंक या सर आइजैक न्यूटन। तो किसको बोलता है? न्यूटन, है ना, आइजैक न्यूटन। तो किसको बोलते हैं हम पियोनियर ऑफ क्वांटम थ्योरी? आप अक्सर पढ़े होंगे कि आइंस्टाइन को हम लोग जो है क्वांटम थ्योरी के नाम से जानते हैं, पढ़े हो, लेकिन उससे पहले क्वांटम सिद्धांत को देने वाले थे मैक्स प्लैंक। ठीक है, मैक्स प्लैंक के साथ में कौन थी? नील्स बोर।
कौन? नील्स बोर। ये इन दोनों ने क्वांटम थ्योरी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। फिर आप जो आइंस्टाइन पढ़े हो तो वो क्या है? आइंस्टाइन डेफिनेटली क्वांटम थ्योरी को वो जो है उनको बोला जाता है थर्ड फाउंडर ऑफ क्वांटम थ्योरी। क्या बोला जाता है आइंस्टाइन को? थर्ड फाउंडर ऑफ क्वांटम थ्योरी, ठीक है। याद रखोगे, जिसके लिए आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। तो आइंस्टाइन भी क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड है, बट उससे पहले मैक्स प्लैंक और नील्स बोर ने क्वांटम थ्योरी को दिया था, यानी कि इनको प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। यानी कि मैक्स प्लैंक की जगह यदि नील्स बोर भी लिखा है तो वो भी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु ऑफ द फॉलोइंग मराठा सूबेदार इंट्रोड्यूस्ड परगना सिस्टम इन दिस स्टेट? तो किसने इंट्रोड्यूस किया था? निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार ने इस राज्य में परगना पद्धति प्रारंभ की थी? महिपत राव, विट्ठल राव दिनकर, केशव गोविंद या भिकाजी गोपाल? तो आपने क्या पढ़ा है इसके बारे में? आपने पढ़ा होगा परगना सिस्टम। परगना सिस्टम सबसे पहले आपने पढ़ा है, जब आप पढ़े होंगे तो आप तो पहले ये पढ़े होंगे कि सूबेदारी इन छत्तीसगढ़ के अंडर में, इन सभी का नाम आप सुने होंगे, ठीक है। सूबेदार थे ये, तो सबसे पहले सूबेदार कौन थे? महिपत राव थे, ठीक है। लेकिन आपसे तो परगना पूछ रहा है ना, तो उसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? उसको इंट्रोड्यूस किया था विट्ठल राव दिनकर ने। इन्होंने विट्ठल राव दिनकर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, जिनका कार्यकाल कितना था? 1790 से लेकर के 96 तक, ठीक है। और महिपत राव का कितना था, क्या था कार्यकाल? 1788 से लेकर के 90 था, ठीक है। किसका? महिपत राव का। साथ में जो महिपत राव के समय में जॉर्ज फॉरेस्टर आए थे, यूरोपियन ट्रैवलर जॉर्ज फॉरेस्टर छत्तीसगढ़ में विजिट किए थे। ये सब याद रखना है ना, एग्जाम में पूछ सकता है। जॉर्ज फॉरेस्टर विजिट किए थे किसके समय? महिपत राव के समय, ठीक है। विट्ठल राव दिनकर को बोला जाता है फादर ऑफ परगना सिस्टम। क्या बोला जाता है? परगना पद्धति का जनक बोला जाता है। लेकिन यदि आपसे पूछेगा कि परगना पद्धति का स्वप्न दृष्टा कौन था, तो स्वप्न दृष्टा के रूप में आपने किसका नाम पढ़ा है? आप पढ़े होंगे बिंबाजी, ठीक है। यानी कि बिंबाजी जो है स्वप्न दृष्टा थे, लेकिन लाया कौन? विट्ठल राव दिनकर लाए थे। इन्होंने क्या किया था? छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में विभाजित कर दिया, और प्रत्येक परगना के जो हेड थे, यानी कि हेड ऑफ द ईच परगनाज नोन एज कमाविजदार। क्या बोला जाता है? कमाविजदार बोला जाता है। पढ़े होंगे आप, है ना, फाइनल एग्जाम है, डेफिनेटली आपको सब याद, ये रिवीजन है आपका, ठीक है। कमाविजदार कहा जाता है, ठीक है। साथ में केशव गोविंद कौन थे? तो केशव गोविंद जो हैं, आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, इनका कार्यकाल सबसे लंबा चला, यानी कि लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए कब से कब तक थी? उनका पीरियड था 1797 से लेकर कि 1808 था। पढ़े हैं आप लोग? लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए सूबेदार थे कौन? केशव गोविंद। भिकाजी गोपाल कौन थे? भिकाजी का कार्यकाल था 1809 से लेकर के 1816, ठीक है। भीका भाव भी बोलते हैं इसको, इनको, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। साथ में आपको इतना याद रखना है कि 9 सूबेदार थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ के 9 सूबेदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, during which period this area was known as जिला and the administrator known as जिलेदार? इस क्षेत्र को कब जिला कहा जाता था और प्रशासक को जिलेदार कहा जाता था? तो क्या है आपका आंसर? यानी कि 1830 से लेकर 54, या 1818 से 30, या 1882 से 1906, या 1757 से 1787। तो जिलेदार आपने क्या पढ़ा है? जिलेदार कब हुआ था? 1830 से लेकर के 54 तक, 1830 से 54 तक था। और कितने ज़िलेदार थे? अच्छा बताओ, हमारे छत्तीसगढ़ कितने ज़िलेदार नियुक्त हुए थे? कितने थे? 8 ज़िलेदार थे। कुछ याद रखो ना रखो, 2 ज़िलेदार का नाम याद रख लेना, पहला और लास्ट। तो पहले ज़िलेदार कौन थे? पहले 1 मिनट, पहले ज़िलेदार थे कृष्णराव अप्पा। कौन? कृष्णराव अप्पा, ठीक है। फर्स्ट ज़िलेदार थे। और लास्ट ज़िलेदार कौन थे? यानी कि 8th नंबर के कौन थे? गोपाल राव। कौन थे? गोपाल राव। याद रहेगा? डेफिनेटली आप लोगों को रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट कौन थे? कृष्णराव अप्पा, और लास्ट कौन थे? गोपाल राव, ठीक है। ये फर्स्ट और लास्ट है, इतना आप लोग याद रखना, ठीक है। तो
यहाँ तक ही आपका आज का सेशन था। ये एक आपके लिए मिक्स बैग क्वेश्चन इसलिए लाया गया था जिससे आपका फाइनल कल आपका CGPSC डेफिनेटली आप सभी दे रहे होंगे। तो आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है। अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो कि आप कितना आपने जितना पढ़ा है वो इनफ है, ठीक है। ये मत सोचो मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आज के टेस्ट में आपसे क्वेश्चन बना या नहीं बना, इट डजेंट मैटर, वो आप जानते हो। लेकिन आप ये बस याद रखना कि आपने ये प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों किया था। जब आपको आपका वाई मिल गया ना कि वाई यू स्टार्टेड दिस प्रिपरेशन, तो आपको आपका आंसर अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। आप कभी हार नहीं मानोगे। और मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ की पूरी टीम आपसे ये बोलना चाहती है कि आप अपना बेस्ट दो, डू योर बेस्ट। और हमेशा ये लाइन आप लोग याद रखना भगवान श्री कृष्ण की, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में है अधिकार, उसके फलों में कभी नहीं। इसका मतलब ये है भगवान हमको यही शिक्षा देते हैं, हमको अपना कर्म करना है, हमको अपना बेस्ट देना है। हमको मैटर नहीं करता ना हमको क्या मिलने वाला है, वो जो आप अच्छा करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। तो आप कल के लिए बेस्ट ऑफ लक हमारी पूरी टीम की तरफ से। आप अपना बेस्ट दीजिए। थैंक यू फॉर द सेशन एंड ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग।